मतलब है स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको इंस्टीट्यूशनल मतलब हमारे जो क्वारंटाइन की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसको आना पड़ेगा, 14 दिन तक वहाँ रहना पड़ेगा और 14 दिन उसकी घर पर उसकी ट्रैकिंग की जाएगी। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है इस समय विदेश यात्राओं से परहेज करें। यदि कोई भारतीय नागरिक भी विदेश जाकर के इन 7 देशों में होकर के लौटता है तो उसको भी क्वारंटाइन की उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो कफ एटिकेट्स हैं, जब भी आप खांसें तो आप टिश्यू पेपर लगाएं या रुमाल जेब से निकाल के खांसते समय रुमाल लगाएं। हाथों पर नहीं खांसें, ऐसे हाथों पर नहीं खांसना है, छींकना है, क्योंकि अगर हाथों पे आप डायरेक्ट खांसते छींकते हैं तो क्या होता है उसमें वायरस चला जाता है। जब आप किसी से हैंड शेक करते हैं तो वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, इसलिए हैंड शेक भी नहीं करना है। हमको नमस्ते करना है, अभिवादन करने के लिए नमस्ते करना है। हैंड शेक से अभी अवॉइड करिए, क्योंकि हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं पता है कि उसको कौन सा इन्फेक्शन हाथ में लेके घूम रहा है वो। सेहत है सबसे बड़ा वरदान, रखें इसका पूरा ध्यान। एलोपैथी, आयुष पद्धति, योग और पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अब होगी आपके पास। साथ ही फोन द्वारा होगा आपकी समस्या का समाधान। देखिए आरोग्य भारत हर सोमवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देख रहे हैं लॉकडाउन के चौथे चरण में हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। इसे वायरस से जंग जारी रखते हुए हमें विकास की राह में आगे बढ़ना है। कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन हमें तमाम सावधानियों का कड़ाई से पालन करते रहना है। मैं हूं जया सिन्हा और कोरोना पर नजर में कोरोना से जुड़ी हर खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की फास्ट हेडलाइंस के साथ। रेलवे ने की 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी। 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई है। स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश में 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू नागरिक उड़ानें की जाएंगी शुरू। कहा, हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा गया है। मंत्रालय द्वारा यात्रियों के आवागमन को लेकर अलग से जारी किया जाएंगे दिशा निर्देश। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत भारतीयों का लौटना जारी। कल खाड़ी देशों से 9 विमानों के जरिए करीब 1500 भारतीयों को लाया गया स्वदेश। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत और कतर से लौटे भारतीय देर रात ओमान से उड़ा विमान केरल के कालीकट पहुंचा। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 63,624 सक्रिय मामले। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 45,299, जबकि 3,435 लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 49,92,000 से ज्यादा, जबकि 3,27,000 से अधिक लोगों की मौत। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 15,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। और शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर से। जी हां, रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही होगी। इन ट्रेनों के अलावा 1 मई से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। इन चलाई जा रही ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए फेस मास्क और आरोग्य सेतु की बाध्यता के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी जरूरी है।
लॉकडाउन के बीच अपने घर जाने को बेताब इन मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल किसी वरदान से कम नहीं है, जिसने महज 20 दिनों में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाकर 25 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया। शुरुआत 1 मई को जहां सिर्फ 4 श्रमिक रेलगाड़ियों से हुई, तो वही यह आंकड़ा आज प्रतिदिन 200 रेलगाड़ियों से ज्यादा का हो चुका है और भारतीय रेल अब इसकी संख्या भी दोगुनी करने जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। हम रेल मंत्रालय जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं इनको डबल करने जा रहे हैं, तो जितने भी संख्या में आज लोग जा रहे हैं इसके दुगने जा सकेंगे कुछ दिनों में। बस थोड़ा धैर्य करने की बात है। ऑलरेडी करीब 1800 ट्रेन हम चला चुके श्रमिक स्पेशल, जिसमें करीब 25 लाख लोग अपने अपने होम स्टेट जा चुके हैं। अब एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय रेल ने श्रमिक और सामान्य यात्रियों के लिए 1 जून से 100 जोड़ी यानी 200 रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में सिर्फ वही यात्री सफर कर सकेंगे जिनकी टिकट आरक्षित होगी, यानी वेटिंग टिकट वालों के लिए इस ट्रेन में जगह नहीं होगी। अगर इन रेलगाड़ियों में टिकट बुकिंग की बात करें तो यात्रीगण सिर्फ IRCTC या फिर भारतीय रेल के टिकट बुकिंग ऐप के जरिए ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं, न कि आरक्षण केंद्रों से। टिकटों में रियायत भी सिर्फ दिव्यांगजनों और मरीजों को ही मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए इन ट्रेनों के अंदर दाखिल होने से पहले यात्रियों को गहन स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना होगा। सामान्य दिनों में चलने वाली रेलगाड़ियों की तरह इन ट्रेनों में वातानुकूलित, गैर वातानुकूलित और जनरल कोच होंगे, लेकिन फर्क यही होगा कि जनरल कोच में भी बैठने की जगह आरक्षित होगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल जैसी कोई सुविधा इन ट्रेनों में नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन करंट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। टिकट रद्द कराने की स्थिति में भारतीय रेल के पुराने नियम ही मान्य होंगे। इन रेलगाड़ियों में न तो कंबल तकिया की सुविधा होगी, न ही भोजन की, लेकिन पीने के पानी की उपलब्धता जरूर होगी। यात्रियों को फेस मास्क पहनना और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। 30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आपको अगले 30 दिन की किसी भी दिन का किसी इन ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन का टिकट मिल सकता है। ये ज़्यादातर ट्रेनें जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हीं के पैटर्न पे चलाया गया है। इनको थोड़ा सा नंबर में चेंज है, बाकी उसी पैटर्न पे, उन्हीं स्टॉपेजेस में, उन्हीं कंपोजिशन में और उसी टाइमिंग पे हमने इन ट्रेन को चलाया है। इसके साथ ही भारतीय रेल ने रेलवे स्टेशनों पर पैक्ड खाद्य सामग्री, मल्टीपर्पज स्टॉल, बुक स्टॉल, केमिस्ट शॉप खोलने का निर्णय लिया है ताकि मुसाफिरों को सुविधा हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर रिफ्रेशमेंट रूम, फूड प्लाजा को भी खोलने की इजाजत दी गई है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो लगातार लाइफलाइन साबित हो रही है भारतीय रेलवे और ये बड़ी घोषणा तमाम नागरिकों के लिए। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू नागरिक उड़ानें 25 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। शुरू में सिर्फ कुल फ्लाइट्स में से कुछ प्रतिशत को ही संचालित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमें जो भी अनुभव मिलेगा, इस आधार पर हम उड़ानों की संख्या को बढ़ाएंगे। अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। हम अक्सर ये कहता आया हूं कि आप पहले रेलवेज को चालू करना होगा। तो जब रेलवेज भी चालू किए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तो थोड़ा रेलवे हमने अनाउंस की, थोड़ी पुल बैक भी की, फिर शुरू कर दी। ये तो हमेशा होता है क्योंकि ये एक वन ऑफ ए काइंड सिचुएशन है, ये महामारी जो है, पर वी हैव टू लिव विद इट। और इससे मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जो अलग अलग बाहर के देशों से वापस आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना, और ये डोमेस्टिक ट्रैफिक में तो फिर क्वारंटाइन की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी। गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर लॉकडाउन दिशा निर्देशों से घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध के संबंध में दिए आदेश को हटा दिया है। आदेश में कहा गया है कि उड़ानों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।
और वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत खाड़ी देशों से फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। कल खाड़ी देशों से 9 विमानों के जरिए लगभग 1500 भारतीयों को वापस लाया गया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और कतर से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस विमानों के जरिए भारतीयों को देश के अलग अलग हिस्सों में लाया गया। कल देर रात ओमान के सालालाह से उड़ा 180 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कालीकट पहुंचा। कल ओमान से कुल 3 उड़ानें भारत पहुंची। कल कतर के दोहा से एक विमान 177 यात्रियों को लेकर हैदराबाद और एक अन्य विमान 140 यात्रियों को लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा। वहीं सऊदी अरब के रियाद से कुन्नूर के विमान के जरिए 152 यात्री लौटे और दमम से बेंगलुरु वाले विमान में 164 यात्री लौटे। दुबई से कोच्चि और भुवनेश्वर भी 2 विमान क्रमशः 177 और 148 यात्रियों को लेकर लौटा। कुवैत से तिरुवनंतपुरम वाली उड़ान में 175 यात्री सवार थे, जबकि मस्कट से बेंगलुरु वाली उड़ान के जरिए 177 यात्री लौटे। इन विमानों में कामकाज करने वाले गर्भवती महिलाओं और फंसे हुए यात्रियों के अलावा बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। मंगलवार को भी खाड़ी देशों से 1000 लोग लौटे थे। और कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में शर्तों में ढील दिए जाने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में आवश्यक चीजों के अलावा अन्य गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। दिल्ली में सरकार के दिशा निर्देशों के तहत पार्क और गार्डन खोल दिए गए हैं। इसी तरह दिल्ली की ही ओखला में स्थित सब्जी और फल मंडी में लोग खरीदारी करने के लिए आए। इन लोगों की मंडी में जाने से पहले दिशा निर्देशों के तहत थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आए। इसी तरह आंध्र प्रदेश में राज्य परिवहन निगम ने आज से आंशिक रूप से राज्य के भीतर ही अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टेशन पर लोग बसों में सवारी करते हुए नजर आए। राज्य के कृष्णा क्षेत्र के 38 मार्गों पर आज 106 बसें चलाई जा रही हैं। और आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने इस विषय में विस्तार से बातचीत की। हमारे विशेष संवाददाता नितेंद्र सिंह से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तकरीबन 1 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है और जो 1 करोड़ लाभार्थी है वो पूजा थापर मेघालय की रहने वाली हैं। इस वक्त हमारे साथ है आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे 2 साल के कम अंतराल पे आपने इस अचीवमेंट को सफल तरीके से अंजाम दिया और कितनी आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने 1 करोड़ ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे किए और ये 2 साल से कम के अंतराल में हुआ और इसमें पूरी की पूरी जो टीम है और सारे स्टेट्स हैं उनने सबने मिल के काम किया इसमें, तो इसका श्रेय सारे स्टेट्स को ही जाता है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों के पास एक बड़ी रोबस्ट आईटी बैकबोन थी जिसके माध्यम से हम लोग जो 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, 21,000 से अधिक अस्पताल हैं और 32 स्टेट्स और यूटीज़ हैं, उनको साथ जोड़ सके और एंड टू एंड पेपरलेस वे में पूरा का पूरा योजना को हम लोग चला सके। 5 लाख का बीमा मिलता है, स्वास्थ्य बीमा मिलता है और तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा परिवार को इसका लाभ मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो पोर्टेबिलिटी की जो एक मुद्दा है जिसमें अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब भी वो वहां पर दूसरे राज्य में इलाज कर सकता है, इसका कितना बेनिफिट मिला? जो हमारी योजना है उसमें पोर्टेबिलिटी एक बड़ा अहम फीचर है और इसमें अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं और कहीं बाहर काम कर रहे हैं और एलिजिबल हैं तो कहीं भी किसी भी इम्पैनल्ड अस्पताल में आप उपचार ले सकते हैं और 1 लाख से अधिक लोगों ने इस तरह का उपचार लिया है। कैमरामैन एके के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त भारत में कोरोना की स्थिति क्या है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 63,624 हो गई है और इसी के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 45,299 हो गई है। कोविड से भारत में अभी तक 3,435 लोगों की मौत हुई है।
और कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत से जुड़ी कुछ खास रिपोर्ट्स देख लेते हैं। देश के उत्तर पूर्व के दूर दराज के इलाके सिक्किम और सिलीगुड़ी में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग कंपनियां फिर से शुरू हो रही हैं, जिससे यहां के किसानों के ऑर्गेनिक उत्पाद को फिर से बाजार मिल रहा है और किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिल रहा है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान अब फूड सेक्टर से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियां फिर से काम शुरू कर रही हैं। देश के उत्तर पूर्व के दूर दराज के इलाके सिक्किम और सिलीगुड़ी में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग की एक कंपनी सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए काम कर रही है, जिससे यहाँ के किसानों को ऑर्गेनिक उत्पाद को फिर से बाजार मिल रहा है और किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिल रहा है। हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। सीधे किसानों से खेत से माल खरीदकर हमारे यूनिट में आता है, जहां आधुनिक मशीनों द्वारा उसकी वॉशिंग होती है और हर्ब्स को हमारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी द्वारा डिहाइड्रेट किया जाता है, जिससे कि उसमें अरोमा, फ्लेवर और एसेंशियल ऑयल बरकरार। गौरतलब है कि इस कोरोना महामारी में सरकार द्वारा घोषित किए गए पैकेज में जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में अब काम काज की इजाजत मिलने से ऑर्गेनिक फूड सेक्टर से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। हमने इस कोविड पेंडेमिक के दौरान अपनी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री को सरकार से परमिशन लेकर के शुरू किया है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। इससे हम किसान को उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट प्रदान कर पा रहे हैं इस समय, वरना वो खराब हो जाएंगे, और हम यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। हल्दी आदि का हम लोग फसल करते हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं। हम लोग का काफी ज्यादा नुकसान हुए हैं। हमारा माल अच्छे दाम देके खरीद लिया है, इससे हमको बहुत सहायता मिला है। साथ ही सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के खुलने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। कर्मचारी भी काम पर लौट आए हैं और खुश हैं। में लॉकडाउन होने की वजह से हम सबको कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। फूड फैक्ट्री ने हमें काम दिया, इस वजह से हम सब बहुत खुश हैं। हमें यहाँ पे टोपी, मास्क और ग्लव्स और पैरों में पहनने के लिए भी दिए जाते हैं और हमें बहुत सुरक्षित महसूस होती है। फूड सेक्टर से जुड़ी छोटी बड़ी इकाइयों में काम करने वाले ये लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये मुश्किल दौर जल्द बीत जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने इस सेक्टर के लिए जो ऐलान किया है, उससे आने वाले समय में ऑर्गेनिक फूड सेक्टर में बेहद सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ आकिब खान, DD न्यूज। बढ़ावा, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की भी बेहद खूबसूरत झलक। और लॉकडाउन में ई-नाम पोर्टल किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रांची की महिला किसान किरण खलखो ने पोर्टल के माध्यम से तरबूज की ऑनलाइन बिक्री की थी और उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ। रांची जिले के रातू प्रखंड की महिला किसान किरण खलखो लॉकडाउन के दौरान इनाम पोर्टल के जरिए तरबूज बेच रही हैं। लॉकडाउन में इनाम पोर्टल किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप में किसानों के लिए आशा की नई किरण बनकर इनाम पोर्टल सामने आया है और किसानों के उत्पाद को बेहतर प्लेटफॉर्म पर बिक्री की सुविधा प्रदान कर मुनाफा दे रहा है। बाहर के ट्रेडर्स आए और मेरा तरबूज को खेत से ही उचित दाम दे के ले गए और ये संभव तभी हुआ, इनाम मार्केट के द्वारा ही संभव हुआ। रातू प्रखंड के चितरकोटा गांव की महिला किसान किरण खलखो ने इनाम पोर्टल के जरिए 8 रुपए की दर से करीब 1.5 टन तरबूज की बिक्री की है। इसके एवज में महिला किसान के खाते में पैसे आए। किरण खलखो बताती हैं कि उन्होंने नई तकनीक से खेती किया, जिसके तहत कम लागत पर उन्होंने अधिक से अधिक उत्पादन किया और मुनाफा कमाया। इसमें हम अपना 1.5 एकड़ में पूरे ड्रिप इरिगेशन से खेती करना शुरू किए हैं और ड्रिप इरिगेशन में हमको ये फायदा होता है कि सरकार हमको इसमें सब्सिडी भी दी है। पानी का अत्यधिक खर्च हो रहा था, वो भी बच गया, समय भी मेरा बच गया। इस संबंध में पंडरा बाजार समिति के सचिव अभिषेक आनंद ने बताया कि समिति किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने और बिक्री के लिए प्रयासरत है। लगातार इस पोर्टल के जरिए किसान इस मुश्किल वक्त में जुड़ रहे हैं और अपने उत्पाद बेच रहे हैं।
इनाम पोर्टल के आ जाने से किसान भाई अपने उपज को इनाम पोर्टल में अपने एंट्री करवा करके बोली लगा करके अच्छे दामों पे अपनी बिक्री कर रहे हैं। जो भी किसान इसमें अपने उत्पादन को ला रहे हैं उन्हें अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। मैं सारे किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि इनाम पोर्टल के माध्यम से अपने सारे कृषि उपज की बिक्री करें। राज्य में यह पहला अवसर है जब एक महिला किसान द्वारा इनाम पोर्टल से कृषि उत्पाद की बिक्री की गई है। लॉकडाउन के दौरान पोर्टल के माध्यम से सीधे खेत से ही ऑनलाइन ट्रेडिंग वाकई में किसानों के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही दूसरे किसानों के लिए नजीर भी है। रांची से करमवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये महिला किसान सभी के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। और इस कोरोना काल के बीच भी कई राज्यों से कुछ अच्छी पहल सामने आ रही है, आइए वो देखते हैं। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स लगातार जंग लड़ने में व्यस्त हैं। इसी के मद्देनजर देहरादून में दिव्यांगों का एक दल कोरोना वॉरियर्स की सहायता के लिए निःशुल्क फेस शील्ड मास्क बना रहा है, जिससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में उनका बचाव हो सके। इस वक्त कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वॉरियर्स इस महामारी से निपटने में अपना सहयोग दे रहे हैं। देहरादून में दिव्यांगों का एक दल है जो कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं है। दिव्यांग दल के ये दिव्यांग नौटियाल कृत्रिम अंग केंद्र में भारी तादाद में मास्क और फेस शील्ड तैयार कर रहे हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स को भेजा जा रहा है। काफी लोगों ने हमारे साथ इस बार जो है कोविड-19 के लिए जो है मास्क और ये फेस शील्ड बनाने का एक बीड़ा उठाया है कि हम भी अपनी तरफ से जो है कोविड-19 के लड़ाई में जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, हॉस्पिटल्स में जो नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हम फेस शील्ड और ये जो मास्क हैं यहाँ पे अपने सेंटर पे बना रहे हैं और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस केंद्र में अभी तक पुलिसकर्मियों, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मियों सहित कई कोरोना वॉरियर्स को फेस शील्ड और मास्क भेजे गए ताकि कोरोना वॉरियर्स इस महामारी से निपट पाएं। दिव्यांगों का कहना है कि उन्हें कोरोना वॉरियर्स के लिए काम करने में बेहद खुशी मिलती है, लिहाजा वे सुबह से शाम तक मास्क और फेस शील्ड बना रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कोरोना योद्धा जिनके ऊपर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है समाज को सुरक्षित रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी डर व्याप्त है कि अगर कोरोना योद्धा संक्रमित हो गए तो उनकी देखभाल कैसे होगी। तो यही सोच के डॉक्टर विजय कुमार नौटियाल जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हम लोगों ने सामान्य एक टीम बनाई और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम फेस मास्क शील्ड बनाकर अपने योद्धाओं को दें, ताकि जब वो समाज के बीच में जाए तो जो ये संक्रमण है इससे उनकी रोकथाम हो सके और बचत हो सके। गौरतलब है कि कुछ दिव्यांग अच्छे खासे ओहदों पर हैं, लेकिन महामारी के इस दौर में भी वो समय निकालकर फेस शील्ड तैयार कर रहे हैं। हमने एक सस्ता, टिकाऊ और मजबूत और रीयूजेबल, जो कि हर आदमी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके अपने श्रम से इनको दे रहे हैं, ताकि इस महामारी में हम उनकी कुछ थोड़ी बहुत जो हमसे हो सकती है वो मदद कर सकते हैं और समाज के उत्थान के लिए जो भी बन पड़े वो करें। ये दिव्यांगजन इससे पहले भी हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गौमुख जैसी कई साहसिक पैदल यात्राओं को चुनौती के साथ पार कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका मकसद बड़ा है, क्योंकि कोरोना महामारी से जूझ रहे कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करने के साथ साथ ये अपनी तरफ से भी सहयोग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जी हाँ, इस जंग में सभी की जन भागीदारी बेहद अहम है और बेहतर इलाज और मजबूत जज्बे से स्वस्थ हुए हैं कई कोरोना विजेता। इनका अभिनंदन करें और पूरे सम्मान के साथ इनका हौसला बढ़ाएं और कोरोना के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बनाएं। ये नजारा है एम्स जोधपुर का, जहां BSF के 42 कोरोना पॉजिटिव जवान अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतर इलाज के बाद ठीक होकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि करीब खुशियों के पल हैं CAPF रेफरल हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के, जहां ITBP और BSF के 20 कोरोना पॉजिटिव जवान
अब पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट रहे हैं। ये कोरोना विजेता दे रहे हैं महामारी को मात। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना का क्या है हाल। दुनिया में अब तक 49,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जो 50 लाख के करीब पहुंचने वाली है। वहीं 3,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 15,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। साथ ही 93,000 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। ब्राजील की बात करें तो कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। ब्राजील में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,91,000 से भी ज्यादा हो गई है। इस तरह से ब्राजील ने ब्रिटेन और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील में इस वायरस से अब तक 18,859 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बुधवार को ही ब्राजील में 6,349 नए मामले सामने आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हुए संभावित लोगों का पता लगाने और उनका परीक्षण करने के लिए 1 जून से एक व्यवस्था तैयार हो जाएगी। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके जरिए इन ट्रैकर्स के जरिए एक दिन में 10,000 नए मामले ट्रेस किए जा सकेंगे, जबकि रोजाना 2 लाख जांच की जा सकेंगी। हालांकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2.49 लाख हो चुके हैं और 35,786 लोगों की इससे मौत हुई है। इस बीच मैकडॉनल्ड ने ब्रिटेन में कल 32 रेस्टोरेंट में फिर से काम शुरू कर दिया है और ये सभी रेस्टोरेंट दक्षिणी इंग्लैंड में स्थित हैं। देश में जारी लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने अपनी सभी शाखाओं को बंद कर दिया था। फिलहाल मैकडॉनल्ड को उम्मीद है कि वे जून के शुरुआत तक वे अपनी सभी ड्राइव थ्रू लेन्स भी खोल देगी। बात करें रशिया की तो रूस में बुधवार को संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा संक्रमितों वाले देशों की सूची में रूस अमेरिका के बाद अब दूसरे स्थान पर बना हुआ है। बुधवार को यहां 8,764 मामले दर्ज किए गए। वहीं रूस में कोरोना से 2,972 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रूस में WHO की प्रतिनिधि मेलिटा वोनोविच ने कहा कि यहां मामले बढ़े हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि अब स्थिरता का दौर आया है, मामले कम होते जाएंगे। तो वाकई ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं और हमारे लिए एक सबक भी है कि 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ाए कदम, सकारात्मक रहें और अफवाहों से बचें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। आपको छोड़े जाते हैं 2 युवा कलाकार समयक और सुरमाया की अपनी सुरीली प्रस्तुति के साथ, जो सभी को आरोग्य सेतु को अपनाने का और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहे हैं। आरोग्य सेतु को बनाकर ढाल अपनी खुद बचे और साथ ही सबको बचाएं। नमस्कार।
कोविड-19 महामारी देश निर्माण के हौसलों के आगे हार गई है। संकट के बीच भी देश की सुरक्षा के लिए जांबाज अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। यह है हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वतमाला, जहां अटल सुरंग के निर्माण का काम लगातार जारी है। देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण इस सुरंग के निर्माण में लगे इंजीनियरों और कामगारों ने ठान लिया है कि अटल सुरंग के निर्माण का कामकाज इस साल सितंबर महीने तक पूरा करके दिखाएंगे। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं, लेकिन साथ साथ लेह, लद्दाख और करगिल, ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हर साल सर्दियों में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर इलाके भारी हिमपात के कारण देश से कट जाते हैं, लेकिन अटल टनल इन इलाकों को साल भर के लिए देश से अब जोड़ कर रखेगी। लॉकडाउन के चलते भी टनल का काम जारी रखा गया है और इससे ये आशा है कि जो इस साल इस टनल को देश को समर्पित करने का लक्ष्य है, उसे पाने में अटल टनल परियोजना के अधिकारी कामयाब होंगे। जीवन की वंटू का मन हो जाए जब लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी